फिनिश पर आ गया। सम्मानित देशवासियों, प्रोग्राम विलंब से प्रारंभ होने का कारण है कि नेटवर्क नहीं था। अभी अभी नेटवर्क मिला है, इसलिए मैं सभी देशवासियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा विलंब हुआ और देशवासियों को नमन भी करता हूँ। चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे का 33वां एपिसोड खंड 1 का प्रसारण शुरू करूं, इससे पहले मैं सभी देशवासियों की तरफ से, भारत भारती की तरफ से और अपनी तरफ से देश के उन महान वैज्ञानिकों के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक इतिहास रच दिया। अभी तक के इतिहास में ये था कि कोई भी वैक्सीन 20 साल, 25 साल, 40 साल से पहले तैयार नहीं होती, लेकिन कोविड-19 की महामारी को देखते हुए, जनमानस की पीड़ा पहचानते हुए देश के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन दी, उसके बाद सभी देशवासी, मैं समझता हूँ, आजीवन ऋणी रहेंगे। जबकि वो वैक्सीन का ट्रायल भी हो चुका है। जी न्यूज़ की पत्रकार पूजा मक्कड़ जी को यह वैक्सीन लगाई जा चुकी है और वह कुल मिलाकर स्वयं को स्वस्थ बता भी रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि संत तुलसीदास जी ने रामायण श्री रामचरितमानस प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले उन्होंने दुर्गुण समर्थकों को बार बार नमन किया कि वो कृपा बनाए रखें और हमारी ये मनोकामना रामचरितमानस पूरी हो सके। ठीक इसी तरह का काम वैक्सीन को लेकर हमारे देश के कुछ वर्ग ने जश्न मनाने की जगह, वैज्ञानिकों को माला पहनाने की जगह, उनको बधाई देने की जगह उन्होंने वैक्सीन आने से पूर्व ही पत्थर फेंकना शुरू किया और आज भी वह इससे कहीं दूर नहीं है। प्रवृत्ति, गुण अवगुण दोनों इस सृष्टि का एक सच्चाई है। किसी लेखक ने लिखा है कि असत्य ही सत्य की जननी है। अवगुण से ही गुण की उत्पत्ति होती है। हम उन सभी पत्थर फेंकने वालों को नमन करते हैं और सलाह देते हैं कि कम से कम उन कर्मयोगियों को हताश न करें, हतोत्साहित न करें, उनको प्रोत्साहित करें। वह वैज्ञानिक मानव जगत के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, न कि उसमें बीजेपी है,
न उसमें बसपा है, न उसमें सपा है, न उसमें कांग्रेस है। केवल जन कल्याण के लिए इन वैज्ञानिकों ने जो प्रयास किए हैं, भले ही वो असफल हो, भले ही वो कम कारगर हो, लेकिन इस उपलब्धि की निंदा कहीं से भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए और उन्हें अपने इस क्रिया पर विराम लगाना चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये वैक्सीन मानव जगत के लिए वरदान सिद्ध हो और पिछले वर्ष से जो क्षति देश की हुई है, इसकी पूर्ति अगले 10 साल तक में भी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम वंदनीय हैं दोनों पक्ष का, जिन्होंने आविष्कार करके वैक्सीन दिया और जिन्होंने ढेला और पत्थर फेंकना शुरू किया। अब इसके साथ हम अपने एपिसोड पर के विषय पर आ रहे हैं। आज के एपिसोड या कार्यक्रम के हमारे कुछ अतिथि गण हैं जिनका परिचय देना आवश्यक है। हमारे मंच पर हमारी संस्था के दोनों संरक्षक सर्वश्री कमल नयन पांडे जी व अब्दुल करीम एडवोकेट दोनों विराजमान हैं। इनका आशीर्वाद हमको पिछले 40 वर्षों से मिल रहा है। इस वर्ष हमने किसी अतिथि को बाहर से आमंत्रित नहीं किया है, क्योंकि हमारे यहाँ जनपद और नगर में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं जिनको अतिथि बनाने में मुझे गर्व भी है और उनसे कुछ प्राप्त करने का मौका भी है। ऐसे महानुभावों में हमारे बीच सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री संजय सिंह जी एडवोकेट, जिनके परदादा ने नगर को महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज जैसी पूंजी या धरोहर दी है, आज वो उसके अध्यक्ष हैं। वो हमारी इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री अनूप कुमार गुप्त जी भी मौजूद हैं मंच पर। इन्हीं लोगों के साथ हमारे विशिष्ट अतिथियों में हमारे नगर के या जनपद के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधाकर सिंह जी। डॉक्टर सुधाकर सिंह जी केवल डॉक्टर यानी चिकित्सक यानी बच्चों के अकेले डॉक्टर नहीं हैं। इनकी अपनी उपलब्धि, इनकी अपनी गरिमा और इनकी अपनी कार्यशैली, अगर मैं कहूँ कि ये जनपद के जूनियर सुंदरलाल बहुगुणा हैं तो शायद अनुचित न होगा। जितना कार्य ये वृक्षारोपण, पर्यावरण, जल स्रोत के लिए करते हैं, पिछले लगभग 1 दशक से इनका ये प्रयास अनवरत चल रहा है और इनकी उपलब्धि से हमारे गांव में, हमारे छोटे छोटे स्कूलों में वृक्षारोपण के प्रति जो जागरूकता पैदा हुई है, यह एक अमूल निधि है और इसका पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर सुधाकर सिंह जी को है। मैं उन्हें इस कार्य के लिए प्रणाम करता हूँ। इसी क्रम में हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि सरदार
बलदेव सिंह जी आपके बीच में हैं। यह भी जनपद के एक बड़े व्यापारी के रूप में प्रचलित हैं, लेकिन व्यापारी के साथ साथ इनकी भी कार्य सेवा अद्भुत है। इनकी कार्यशैली नगर के, जिले के लोगों के बीच में सद्भावना कायम रखने का है और सांप्रदायिकता का जो जहर यदा कदा या आज से 10 साल पूर्व आम हुआ करता था, इनकी कार्यशैली, प्रयास, मोहब्बत से हमारे जिले में कहीं भी किसी प्रकार का पिछले 2 दशक से कोई अप्रिय सांप्रदायिक घटना का माहौल नहीं बना। हमारे जनपद में एक संगठन भी है जिसका नाम ही है जिला सुरक्षा संगठन, और जिला सुरक्षा संगठन के इस समय आप वर्तमान अध्यक्ष हैं। आप जिला सुरक्षा संगठन के लिए मैं समझता हूँ रीढ़ की हड्डी हैं। आप हमारे नगर में महिंद्रा ट्रैक्टर और कार के पूरे मालिक हैं, आप उसके डीलर हैं। इस कड़ी में भी व्यस्तता होने के बावजूद आप तन, मन और धन, मैं ये कहूँ कि धन की पूरी अगर भागीदारी है तो वह अनुचित नहीं होगी। व्यवहार मधुरता की मिठास लिए हुए सभी वर्गों में आपकी पहचान है और ऐसे समाज के शुभचिंतक आज हमारे मंच के विशिष्ट अतिथि हैं। इन अतिथियों की उपस्थिति में ये संतोष होता है कि हमारा जनपद समाज सेवा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। आज के हमारे नैतिक अलंकरण समारोह के शुरुआत में यह बताना सर्वप्रथम आवश्यक है कि वर्ष 2017 हमारा यह 37वां नैतिक अलंकरण समारोह है और 2017 हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड का 5वां सत्र है। इस अवार्ड का पंचवर्षीय जो कार्यकाल है उसका ये 5वां सत्र है। 1997 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शताब्दी वर्ष पर इसका शुरुआत हुई और इसमें देश के विशिष्ट राजनीतिक या देश के किसी भी पक्ष में सर्वोच्च राष्ट्रहित का कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है और यह अवार्ड केवल जीते हुए व्यक्ति को दिया जाता है, जीवित व्यक्ति को। पहला अवार्ड
भारत में 3 बार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारीलाल नंदा जी को दिया गया। दूसरा अवार्ड कश्मीर शांति मिशन के लिए सबसे अधिक प्रयास करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया। तीसरा अवार्ड सन 2007 में केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालास्वामी को दिया गया, क्योंकि बिहार जैसे प्रांत में जहां ये कहा जाता था कि कोई माई का लाल नहीं है जो बिहार में निष्पक्ष चुनाव करा सके, और ये सच्चाई भी थी कि बिहार में चुनाव का नाम लेना ही बेईमानी थी, लेकिन गोपालास्वामी जी ने जिस ढंग से व्यूह रचना की और माननीय लालू जी के रहते हुए उन्होंने जिस ढंग से निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव कराया और उसका रिजल्ट भी साफ सुथरा आया, ऐसे सुधारवादी मुख्य चुनाव आयुक्त श्री गोपालास्वामी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड दिया गया। चौथे सत्र में भारत भारती की नज़र में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं मिला जिसे हम ये अवार्ड देते। कहने का ये मतलब नहीं कि योग्यता शून्य हो गई या मूल्य शून्य हो गया। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि मेरे संस्था के निगाह में ऐसा कोई राजनीतिक व्यक्ति सन 2012 में नहीं आया, जबकि मैंने प्रचार भी किए, अखबारों में विज्ञापन भी दिया, बावजूद उसके एक भी सुझाव किसी की तरफ से नहीं आया और ना ही संस्था ऐसे किसी व्यक्ति तक पहुंच सकी। बल्कि मुझे राजा जनक की वो चौपाई भी कहनी पड़ी कि वीर विहीन मही मैं जानी, नैतिकता का ऐसा अस्तित्व उस सर्वोच्च शिखर पर कोई भी नहीं मिला। इसलिए वह यह वर्ष रिक्त रहा। अब ये 5वां सत्र 2017 हमारे 5 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम का अवार्ड खोजते खोजते, जानकारी करते करते एक ऐसे व्यक्तित्व पर रुका जिनका बड़े आदर से नाम लिया जाए। उस समय के तत्कालीन सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री श्री पवन चामलिंग जी को देने का निश्चय किया गया। पहली गुणवत्ता उनमें ये देखी गई कि भारत के किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक एक साथ राज्य करने की जो क्षमता पवन चामलिंग जी के पास थी वो किसी में नहीं हुई, और उन्होंने 25 वर्ष तक सिक्किम में शासन किया। शासन वो भी प्रजातंत्र में 25 साल तक, भारत जैसे देश में 25 साल तक किसी राज्य का 25 साल तक मुख्यमंत्री होना, यह भी अपने आप में बड़ी भारी गुणवत्ता है। दूसरी गुणवत्ता जहाँ तक मेरे नज़र में आई, सिक्किम जैसा साफ सुथरा राज्य जिसकी हम भारत के किसी राज्य में कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा साफ सुथरा राज्य जहां आपको पूरे राज्य में कहीं एक माचिस की तीली या एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिलता। वहां की टैक्सी या सार्वजनिक वाहन चलने वाले गाड़ियों पर ड्राइवर या बसों में अनेकों ऐसे बॉक्स रखे होते हैं जिसको हम डस्टबिन कहते हैं, उसमें वो कूड़े इकट्ठे किए जाते हैं। यात्री भी उसी में इकट्ठा करता है, ड्राइवर भी उसी में इकट्ठा करता है,
और वह एक जगह जाकर वो ड्राइवर समाहित करता है। इस तरह इतना साफ सुथरा राज्य, सिक्किम जैसा राज्य कहीं दूसरा नहीं दिखता। भले ही वो अपने पैमाइश में छोटा हो, जनसंख्या कम हो, लेकिन उसकी व्यवस्था काबिले तारीफ है। लेकिन इन गुणवत्ताओं के साथ साथ जो सबसे प्रमुखता मुख्यमंत्री जी की देखी गई, जिस पर भारत भारती ने उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड देना उचित समझा, वह यह है कि पूरे देश में सिक्किम ही एक ऐसा राज्य है जहां पर रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता। वहां देशी खाद के ही प्रयोग से पूरे राज्य में खेती होती है। जैविक खाद वहाँ की एकमात्र उपजाऊ वस्तु है। गायों के गोबर और गायों के मूत्र से वहाँ ये खाद हर ज़रूरतमंद लोग तैयार करते हैं और पैमाने के नाम पर रासायनिक खाद से 1.5 गुनी फसल सिक्किम में इस जैविक खाद से होती। इस उपलब्धि को आज के समय में अगर मूल्यों से जोड़ा जाए तो वह मूल्य है। इसी गुणवत्ता पर भारत भारती ने मुख्यमंत्री पवन चामलिंग जी को यह अवार्ड देने की घोषणा की। घोषणा प्राप्त होने के बाद उन्होंने इसे स्वीकार भी किया। उनके पीआरओ ने टेलीफोन पर पूरी जानकारी हासिल की। हमारे यहाँ के पत्रकार श्री राज खन्ना जी, जिस समाचार पत्र के ब्यूरो प्रमुख हैं सुल्तानपुर में, वह राष्ट्रीय अखबार जनसत्ता जो दिल्ली से निकलता है, उसी अखबार ने राष्ट्रीय स्तर पर यह अवार्ड की सूचना दी थी और उसी अखबार और उन्हीं खन्ना जी के माध्यम से उनके कार्यालय ने पुष्टि की और उन्होंने स्वीकृति दी। स्वीकृति पत्र का एक व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर चित्र भेजा गया है। आप उसे पढ़कर मालूम करेंगे कि उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और वह पुरस्कार लेने की उनकी पूरी तैयारी थी। वो सुल्तानपुर आने वाले थे। इस बीच राष्ट्रीय स्तर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को उनसे किसी खास कारण से कोई सलाह लेने या किसी मंतव्य से उन्होंने उन्हें 21 तारीख को अपना संदेश भेजकर दिल्ली बुला लिया, जिसके वजह से वो सुल्तानपुर नहीं आ सके। और पुरस्कार तो उन्होंने अपने पत्र द्वारा स्वीकार कर लिया, लेकिन वह स्वयं नहीं आए। यह भारत भारती के लिए एक विडंबना थी, लेकिन ठीक है, राष्ट्रीय पहलुओं पर ऐसे जिम्मेदार लोगों की उपस्थिति या किसी भी समय किसी भी तरह का काल कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हम भारत भारती के लिए ही विडंबना समझेंगे। और यह अवार्ड उन्होंने पत्र द्वारा स्वीकार किया, लेकिन हाथ द्वारा नहीं लिया, इसका मुझे अफसोस है। इसी वर्ष
हमारे जिले की एक राष्ट्रीय नवोदित गायिका, जिसको पूरे देश ने जाना, कंपटीशन में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह हमारे नगर के ही निराला नगर जैसे मोहल्ले की निवासी है और उसने पूरे उस कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसको लोग, या पूरा देश, निष्ठा शर्मा के नाम से जानते हैं। उसको सुल्तानपुर रत्न के सम्मानित किया गया और उसकी उपस्थिति भी आपने अखबारों की कटिंग और फोटो में देखा होगा। वो अपने माता पिता भाई के साथ मंच पर आई और उसने सम्मान भी ग्रहण किया और अपने मधुर आवाज में उसने समारोह में गीत भी गाए। यह बताया जा चुका है कि इस रत्न में प्रतीक स्वरूप जो भी वस्तुएं दी जाती हैं, उनके साथ साथ धनराशि 21,000 रुपये का सम्मान राशि भी दिया जाता है, जो उसे भारत भारती ने सौंपा। और यह सुल्तानपुर का गौरव था, यह भारत भारती का सौभाग्य था कि कंपटीशन में जीतने के बाद सर्वप्रथम यह अवार्ड भारत भारती ने उसको सौंपा। ये हमारी अपने सौभाग्य की बात है। इस तरह से 2017 में 2 विभूतियाँ राष्ट्रीय स्तर की, एक पवन चामलिंग जी और दूसरे निष्ठा शर्मा को भारत भारती ने अपने परिचय से सम्मानित किया। इसी क्रम में हमारे अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं में कश्मीर सीमा पर दिवंगत महेंद्र पाल यादव, जो पाकिस्तान की सीमा पर लड़ते हुए सुरक्षात्मक क्रिया के अंतर्गत शहीद हुए, ऐसे शहीद को भारत भारती नमन करती है और उन्हें भी सुल्तानपुर की रत्न से सम्मानित किया गया। उनका सम्मान लेने उनके पिताजी आए और जब उनको सम्मान दिया गया तो पूरे वातावरण गमगीन था और उस शहीद की शादी तय हो चुकी थी। 2 महीने बाद उसका विवाह संपन्न होना था, लेकिन ईश्वर की मर्जी कुछ और थी। वो 2 माह पहले ही दुनिया से चल बसे और उनकी यह शहादत देश के स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा अंकित रहेगी। ऐसे शहीद को भारत भारती नमन करती है। इसी क्रम में हमारे बीच पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से संबद्ध भारत स्वाभिमान पतंजलि, नहीं गलत हो रहा है, ये वही लोकमणि का सम्मान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार
पालमपुर विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश को दिया गया। वह भी हिमाचल प्रदेश से सुल्तानपुर आए और उनकी विशेषता जो प्राप्त हुई उसमें यह था कि उन्होंने एक ही पेड़ में आलू और टमाटर दोनों पैदा करके दिखाया। यह उनकी उपलब्धि विशेष रूप से मानी गई और उनको इसी उपलब्धि के कारण प्रदीप कुमार जी को, जो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, कृषि विश्वविद्यालय के, उसमें उन्होंने ये आविष्कार करके लोगों को चकित किया। एक ही पेड़ में आलू भी और टमाटर दोनों पैदा कर अगर होता है या उसको आगे बढ़ाया जाता है तो थोड़ी सी ज़मीन में हमको एक ही मौसम में एक ही पेड़ से दोनों फसल मिल रही हो, ये अपने आप में एक उपलब्धि थी। इसी उपलब्धि को देखते हुए भारत भारती ने उनको लोक रत्न अलंकार से सम्मानित किया। इसी क्रम में उत्तराखंड के एक थानेदार को लोक भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी ईमानदारी भी अपने आप में महत्वपूर्ण थी। कुछ भूमाफियाओं ने करोड़ों रुपए की जमीन पर अपनी टेढ़ी निगाहें गड़ा रखी थीं। कुछ उसमें प्रभावशाली और भी लोग थे जिन्हें आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ऐसी जगहों पर प्रभावशाली लोग कौन होते हैं। लोगों ने मिलकर उस भूमि पर काबिज होने का प्रयास किया, जिसे हमारे थाना अध्यक्ष महोदय ने करने से मना किया। बहुत सी विपत्तियां उनके सामने आईं, बहुत सी बाधाएं उनके सामने आईं, लेकिन इसके बावजूद वो सफल रहे और वह कीमती भूमि पर वो काबिज नहीं हो सके। इसी क्रम में हमारे शहर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर गांव के एक चिकित्सक, जिन्हें जटाशंकर उपाध्याय के नाम से पूरा जिला जानता है, ये ऐसे चिकित्सक हैं कि ये सुबह 10 बजे से अपने चैम्बर में बैठते हैं और 1 रुपया भी फीस नहीं लेते, बल्कि ये आने जाने वाले जो रोगी हैं उनको ठहराने या विलम्ब से देखने के कारण उनको रुकने की व्यवस्था आसपास के ग्रामीणों से मदद लेकर उनके छप्पर में, उनकी कोठरी में, उनके ओसारे में उनको ठहराने की व्यवस्था भी करते हैं। और जहाँ तक मैं जब इनको आमंत्रण देने गया और मैंने वहाँ की भीड़ देखी तो मुझे लगा कि निश्चित ही ये बहुत बड़ी सेवा है। दूर दूर से गांव वाले, खास तौर से वे लोग जिनके पास धन की व्यवस्था नहीं थी, वो आते गए और लगभग मेरी निगाह में 100-150 मरीज हमारे सामने बैठे थे। एक एक करके वो देख रहे थे, पर्चे लिख कर दे रहे थे और 1 रुपया भी किसी से उन्होंने फीस लेना नहीं उचित समझा। और यह क्रिया पिछले 25 साल से कर रहे हैं। इनकी भी फोटो मैंने आपके व्हाट्सएप में डाली है, डॉक्टर जटाशंकर उपाध्याय।
यह भी अपने आप में आज के आर्थिक युग में बहुत बड़ी बात है कि वो लगभग 6 घंटे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वो मरीजों को देखते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि फिर उनके खर्चे कैसे चलते हैं, वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। तो पता ये लगा कि उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर कहीं अच्छी सेवा में हैं। दूसरा, इनके पास खेत, किसान हैं, किसान के पास उनके पास खेत भी है। वो अपनी जीविका और लोगों की सेवा भी के लिए भी इसमें से धन लगाते हैं। ऐसे वंदनीय डॉक्टर को हम नमन करते हैं और उन्हें लोक रत्न से सम्मानित किया गया। लोक रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी क्रम में हमारे बीच लखनऊ की एक नाहिद अकील नाम की युवा युवती, जिसकी 6 बहनें थीं और 6 बहनों में परिवार में वो सबसे बदसूरत लड़की थी। उससे घर वाले भी नफरत करते थे। उसको बड़ी हीन भावना से परिवार देखा करता था। अंत में उसने समाज सेवा यानी उपेक्षित महिलाओं की सेवा करने का प्रण लिया और उसने शादी भी नहीं की और गांव छोड़कर लखनऊ चली गई, क्योंकि उसके अपने परिवार में ही उपेक्षा होती थी नाहिद अकील की। और वहाँ जाकर उसने ऐसे ऐसे उपेक्षित महिलाओं को जीवन दिया, आत्मविश्वास दिया और उनकी हर तरह से अन्य लोगों से मदद लेकर उनकी सेवा की। ऐसी ओजस्वी महिला को भारत भारती ने लोक रत्न से सम्मानित किया। हम जिस थानेदार की बात कर रहे थे उनका नाम रजत सिंह कसाना, थाना अध्यक्ष दिनेशपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड को उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए दिया गया। इसी क्रम में हमारे जनपद के 2 युवक, एक नहीं दोनों आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर थे। इनके पिता विष्णु गुप्ता जी इनके पिता थे और वो आज भी अपनी जीविका के लिए सड़क पर एक टेबल लगाकर चाय बेचते हैं और उस समय भी बेचा करते थे जब इनका लड़का पढ़ता था। विष्णु गुप्ता जी का ये लड़का बिना कोचिंग के, क्योंकि आर्थिक स्थिति नाजुक थी, पढ़ने में उसका मन था, उन्होंने चाय बेच कर किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ाया और बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी अध्यापक के सहयोग के उस लड़के ने पढ़ा और उसके परिश्रम रंग लाई और प्रथम प्रयास में ही वो कानपुर IIT का छात्र बना। इसी तरह रणधीर गौतम, मालिन बस्ती में रहने वाला, सैदपुर गांव का निवासी, परिवार चतुर्थ श्रेणी का परिवार, आज के समाज में या अतीत से ही
किस दृष्टि से रहता है, किस दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे गरीब घर का बच्चा रणधीर गौतम ने भी अपने परिश्रम से बिना कोचिंग के आईआईटी कानपुर में उसको भी प्रथम प्रयास में ही सफलता मिली। ऐसे अपने होनहार बालकों को, छात्र को हम प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें लोकदीप, समाज का एक चिराग मानकर उनका सम्मान करते हैं। और इस सम्मान में भी अन्य सभी प्रतीकों के अलावा इन बच्चों को 1000 रुपये की नगद राशि दी जाती है। इस तरह का कार्यक्रम वर्ष 2017 और संस्था के 37वें अलंकरण समारोह में संपन्न हुआ। खंड 1 आज है। इसी एपिसोड का खंड 2 यदि समय मिला और नेटवर्क हमारा साथ दिया तो हम कल फिर इसी समय आपके सामने खंड 2 प्रस्तुत करेंगे। खंड 2 भी अगर आप देख रहे हैं या वो महिलाएं देख रही हों तो उन महिलाओं से मेरी प्रार्थना है कि कल का एपिसोड वो अवश्य देखें, क्योंकि कल एक ऐसी 5 बेटियों की कहानी है जिनके फूलते फलते बच्चों के जीवन में एक ऐसा पहाड़ टूटा जिसका अगर आप सुनेंगे तो महिलाओं का दिल कांप उठेगा और वो ये महसूस करेंगी कि काश मैं भी होती। इसलिए अगर हमारी देवियाँ इस एपिसोड को किसी भी रूप में देख रही हों, सुन रही हों, तो वो कल का एपिसोड ज़रूर देखें, उन 5 बेटियों की स्थिति से जानें। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को हम विराम देते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।